हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबर। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस की जाए। एल्केन टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया है। लास्ट लेक्चर में हमने उसकी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट करा दी थी। एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुई थी। देखो, मोटा मोटा ये याद रखना है बेटा, हेलोजिनेशन हुआ था, नाइट्रेशन हुआ था, सल्फोनेशन हुआ था। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सबके सब जो है एक तरीके से रिप्लेसमेंट रिएक्शंस थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, जिसमें एल्केन का H हटाकर कुछ आ जा रहा था। जैसे हेलोजिनेशन में हेलोजन आ रहा था, नाइट्रेशन में NO2 आ रहा था, और सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जा रहा था। उसके अलावा दो तीन छोटी मोटी रिएक्शंस भी डिस्कस की थी। जैसे एक था आइसोमेराइजेशन प्रोसेस, जिसमें कंपाउंड आइसोमराइज कर जाता है। एक एरोमेटाइजेशन प्रोसेस थी, जो कि मिनिमम 6 कार्बन के एल्केन पे पॉसिबल है। यानी जो एल्केन है उसको जब हम एल्यूमिना और क्रोमिया मिक्सचर के साथ हीट करते हैं, सो अल्टीमेटली बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब रिएक्शंस हो चुकी थी। और इतना याद रखना बेटा कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी, ये आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, क्योंकि एल्केन को जब भी रिएक्ट कराना है तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली एल्केन की रिएक्टिविटी काफी कम होती है, बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट समझिए कि काफी कम है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसमें, एडिशन प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता। तो सारी मैकेनिज्म कौन सी थी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। आज बेटा हम एल्कीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, आप लोग जल्दी से पूछिए मुझसे। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, एल्कीन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्कीन, एल्कीन्स। एक बार आप लोगों से बात कर लेता हूं, तब तक कौन कौन क्लास में आ चुके हैं, और किसी को कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर दो बेटा। स्नेहा, आलिया, बिजित, विजय, सौरभ, अभिषेक, पवन, आकाश, उद्यत, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। चलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बेटा देखो, चीजें रिवाइज जरूर करते रहना, नहीं तो ऑर्गेनिक में क्या होगा कि चीजें पाइलअप होती जाएंगी, रिएक्शंस जो है सब इकट्ठी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आपको वही लगने लगेगा कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही। बेटा ऑर्गेनिक समझ में नहीं आने के दो कॉज होते हैं। एक तो होता है कि भाई या तो रेगुलर क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी, कहीं पर कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपका स्किप हो गया, तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, अगर आपने अपने तरीके से बेटा रिएक्शन को रिवाइज नहीं किया, कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया, तब भी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। तो दोनों चीजें आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है बेटा? चलो, अच्छा, पवन कह रहा है कि सर कोई डाउट नहीं है, इंद्रजीत भी क्लास में आ चुके हैं। ओके बेटा, चलो तो एल्कीन्स की कहानी स्टार्ट की जाए बेटा। एल्कीन्स, चलो जल्दी से सबके सब हेडिंग दे दो। नेक्स्ट टॉपिक एल्कीन्स, एल्कीन्स। आई थिंक बेटा इसका इंट्रोडक्शन बताने की कुछ खास जरूरत तो है नहीं। क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में? वही उसी टाइप से सारा कुछ, बस फटाफट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंट्रोडक्शन की बात करें, देखो अगर ओपन चेन एल्कीन की बात करते हैं, ओपन चेन एल्कीन्स, और एक हो सकती है आपकी साइक्लो एल्कीन्स, मीन्स क्लोज्ड एल्कीन्स, क्लोज्ड चेन एल्कीन्स। सो ओपन चेन एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n, एल्कीन से दो कम हो जाएगा। और क्लोज्ड एल्कीन की बात करेंगे तो इससे दो कम और हो जाएगा, क्योंकि जब रिंग बनती है आपको पता है कि दो हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक बढ़ जाता है। तो क्लोज्ड चेन एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -2। ठीक है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, देखो ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, C डबल बॉन्ड C होगा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होगा, स्ट्रक्चर में कहीं भी डबल बॉन्ड होगा आपका। सो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? बोलो जल्दी से, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? इन पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और sp2 जितने होते हैं बेटा वो सब क्या होते हैं? प्लेनर ज्योमेट्री होती है, बोलते हैं ना ट्राई एंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है सबके सब। और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसमें हो जाता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाता है।
ये जनरल जनरल कंडीशंस हैं। आई थिंक अब बेटा देखो आइसोमेरिज्म को क्या रिवाइज करें, बहुत बार हो चुका है कि कौन कौन सी होगी, मोटा मोटा देखें जैसे एल्किन में होती वही एल्किन में होगा। हाँ ये है चेन आइसोमेरिज्म बिल्कुल हो सकती है भाई, कम से कम 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन हटा सकते हो। वो देखना पड़ेगा मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे, मतलब ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, यानी मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म में। आगे सब आपको पता ही है बेटा सारा कुछ जो है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ और खास बात नहीं लेते बेटा। आई थिंक लेट्स वी शुड स्टार्ट क्या सीधे के इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग के भी स्कूल के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो बेटर होगा कि जल्दी से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। फटाफट नोट कर लो, किसी को कुछ नोट करना है तो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी 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 कॉपी करो, इसको कॉपी कर लो बेटा। नोट किया बेटा? रोहन क्या पूछ रहे बेटा आप, थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? चलो आगे बात करते बेटा, लेट्स गो हेड। स्टार्टिंग विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्कीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाने के तरीके की बात करते हैं बेटा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि हम ट्राई यही करेंगे कि जो चैप्टर की सीक्वेंस है उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। सीक्वेंस और चैप्टर, अब देखो बेटा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस सब जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा कि हम सिंपली बोले कि बस आगे वाले चैप्टर का रिडक्शन करा के कहानी खत्म कर देंगे और वो चैप्टर बन जाएगा, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्राई करेंगे, देखते हैं कहां कहां तक बात बन पाती है। जैसे एल्केन में भी कुछ बात बन पाई थी, लास्ट में हमने कपलिंग रिएक्शंस अलग से पढ़ी थी बेटा। सो एल्कीन में बात करते हैं। देखो एल्कीन, इससे पहला चैप्टर हमने एल्केन स्टडी किया है। एल्केन से बेटा डायरेक्टली एल्कीन नहीं बना सकते, मतलब डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो वो कोई प्रिपरेशन नहीं है। अब एल्कीन से नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो एल्कीन से नेक्स्ट चैप्टर आता है एल्काइल हैलाइड। यस, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर रिडक्शन से, नहीं बेटा। देखो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराओगे तो प्रॉब्लम क्या आती है, एल्केन बन जाता है, डबल बॉन्ड नहीं आ पाता, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निक बदलना पड़ेगा। चलो पहले हेडिंग तो लिखते हैं। सॉरी मैं जंप मार गया, क्या जंप मार गया? अरे एल्कीन से नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्काइन। एल्काइल हैलाइड सीधे सीधे कहां जा रहा हूं, एल्काइन से पहले एल्कीन बनाएंगे, फिर एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाएंगे, फिर एल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे। ये सीक्वेंस लेके चलेंगे। एल्काइन भूल गया बेटा मैं, कोई बात नहीं। चलो लिखो फ्रॉम एल्काइंस। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं इसमें, फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से एल्कीन बनाना। हाँ इसमें रिडक्शन लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एल्काइंस आप लिख सकते हो बाय रिडक्शन। रिडक्शन को हमने एक और नाम दिया था बेटा, बाय हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हो आप, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन। लेकिन बेटा ये जो हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन होता है ये पार्शियल होता है, पार्शियल पार्शियल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करोगे तो एल्केन बन जाएगा। ये मैं आपको वहां पर बात बता रहा था, एल्काइन से पहले एल्कीन बनता है, एल्कीन से फिर एल्केन बनता है। अब हमारे सामने मजबूरी आ गई कि हमें एल्कीन पर रिएक्शन रोकनी है जब एल्काइन रिड्यूस हो रहा है। तो देखो क्या रिएजेंट यूज होंगे, पुराने वाले रिएजेंट तो काम नहीं आ पाएंगे, वो तो स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, वो एल्केन बना देंगे सीधे सीधे बेटा। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ। हेडिंग नोट कर लिया बेटा सबने? रिएक्शन देखो, ये मैंने कोई भी एल्काइन स्ट्रक्चर लिख दिया, मुझे तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड से मतलब, मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा सिर्फ ग्रुप पे ध्यान दो, फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान दो। साइड में कौन सी कार्बन चेन लगी उससे कोई हमारा कोई मतलब भी नहीं होता, मैंने आर आर दोनों तरफ लगा दिया है। कैसा भी एल्काइन ले लो आप जो है, ठीक है बेटा। अब इसको रिड्यूस कराया जाएगा, हाइड्रोजनेट कराया जाएगा। सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन सप्लाई करना है, सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन। होगा क्या, क्या चीज होगी इसमें देखो, एक H इस कार्बन पे, दूसरा H दूसरे कार्बन पे। तो इससे आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा RCH डबल बॉन्ड CHR, ये बन गया एल्कीन। अब प्रॉब्लम ये बेटा कि अगर आपने निकल ले लिया जो आपने एल्केन बनाने में लिया था, या प्लेटिनम ले लिया या पैलेडियम ले लेनी, जो एल्केन के काम में आए थे, एल्केन बनाने में काम आए थे, वो यहां काम नहीं आ पाएंगे।
क्योंकि ये फिर से एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, हमें रिएजेंट यहां पर बेटा बदलने पड़ेंगे। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट में दो नए रिएजेंट आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, दो नए रिएजेंट में यहां पर बताने जा रहा हूं। रिएजेंट क्या है बेटा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पहले देख लो बेटा, देख लो एक मिनट। एक रिएजेंट है आपका सोडियम और लिक्विड अमोनिया का मिक्सचर, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम की जगह लिथियम भी ले सकते हो, मतलब कोई एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में जब हम डुबाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक में बेटा, ये सोल्यूशन अच्छा खासा रिड्यूसिंग रिएजेंट का रोल प्ले करता है। अब क्यों करता है ये अभी कभी आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ा दूंगा, अभी सिर्फ इसको डायरेक्ट याद रखो कि जब एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डुबाते हैं तो यहां से जो अल्टीमेटली कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो कि एक रिड्यूसिंग रिएजेंट का रोल प्ले करती है एल्काइन के लिए। एक और रिएजेंट है बेटा, उस रिएजेंट में, उस रिएजेंट का नाम होता है, वो बाय नेम रिएजेंट है, उस रिएजेंट को कहा जाता है बेटा लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स, लिंडलर साहब का कैटलिस्ट है, लिंडलर्स कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ये क्या होता है, ये होता है बेटा, पीडी ले लिया आपने, पैलेडियम ले लिया, ठीक है, पैलेडियम के साथ आपको मिलाना है एक बेरियम सल्फेट मिला दो, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिला दो। पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें बेटा लेड या सल्फर का एक और कोई आपको अल्टीमेटली कोई कंपाउंड मिलाना है, जैसे लेड एसीटेट मिला दो, लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट या सल्फर मिला दो इसमें जो आप। इसका पर्पस मैं बताऊं क्या होता है, देखो मेन जो रिड्यूसिंग रिएजेंट है ना बेटा, वो तो इतना है, PdBSO4 या PD कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसमें सल्फर या लेड इसलिए मिलाते हैं, ये पॉइजन का काम करते हैं, ये इसकी रिएक्टिविटी को डाउन कर देते हैं ताकि आगे रिएक्शन ना करा पाए, ये एल्कीन पे ही रुक जाता है बस आपका। इसको कहा जाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। जरा रिएक्शन नोट कर लो और दोनों कैटलिस्ट के नाम नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से नोट करो, चलो शाबाश, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा इसको, चलो नोट कर लो बेटा। नोट किया बेटा, सोडियम इन लिक्विड, लिक्विड अमोनिया और लिंडलर्स कैटलिस्ट। आकाश बेटा मैकेनिज्म यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, मैकेनिज्म इसका क्या होता है ये वैसे आपका जरूरी भी नहीं है, या अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी बाद में आगे करा दूंगा आपको जो है, क्योंकि एनिल लिक्विड अमोनिया का जो रोल है ना, जब तक वो रोल मैं आपको डिफाइन नहीं करूंगा बच्चा, तब तक आप वो समझ नहीं पाओगे बेटा। ये वो एनिल लिक्विड अमोनिया का रोल मैं आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, अभी करेंगे ना एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक कराऊंगा जब ये आपका हाइड्रोकार्बन पूरा होने वाला है एल्काइन के बाद, तो वहां पर ये समझाऊंगा कि कैसे ये जो है आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट का रोल प्ले करता है। मेन पॉइंट वो है बेटा आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टाइप का। और एग्जैक्टली फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे बेटा, उसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। हाँ रेनू बेटा, कैटेलिस्ट भी बोल देते हैं, रिएजेंट भी बोल देते हैं, सब एक ही चीज होती है बेटा, एक ही बात होती है वो, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो जाकर रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खाली रिएक्शन नहीं करते, बस वो उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो नॉर्मली उनको कैटेलिस्ट कह दिया जाता है। बट ठीक है, चलता है सब कुछ, दोनों एक ही जैसी चीज समझो आप। विजिट करें कि सर पॉइजन, पॉइजन बेटा ये लेड, लेड का कंपाउंड या सल्फर का जो कंपाउंड है ना बेटा, ये यहां पर जो है पॉइजन, पॉइजन का मतलब होता है कि अल्टीमेटली कंपाउंड की एक्टिविटी को डाउन कर देना। ये वैसे तो देखा जाए पीडी आपने पढ़ा था, निकल प्लेटिनम पैलेडियम क्या पढ़ाया था आपको, एल्केन बना देते हैं, निकल भी पढ़ाया था, प्लेटिनम भी पढ़ाया था, पैलेडियम भी पढ़ाया था वहां पर। पैलेडियम में ये जो चीजें मिलाई जा रही है ना बेटा, ये इसकी एक्टिविटी को डाउन करिए, तब ये एल्कीन पे स्टॉप हो पा रहा है, नहीं तो क्या करेगा ये एल्कीन को आगे रिड्यूस करा के एल्केन बना देगा। आई बात सोचे बेटा। हाँ विजित बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया बेटा कि जो लास्ट वाला पार्ट है ये पॉइजन है, ये पॉइजन है, ये इनको पॉइजन कहा जाता है, पॉइजन है ये आपके पास।
रेनो एल्काइन स्टडी नहीं कर रहे बेटा, एल्काइन एज ए चैप्टर स्टडी नहीं कर रहे। बाई चांस है कि एल्काइन यूज हो रहा है, हमें तो एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे फोकस करना है, लेकिन वो एल्काइन का यूज हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात है ये रिएक्शन आगे एल्काइन की केमिकल रिएक्शन में फिर से आने वाली है। आपको पता है ना, हर कोई रिएक्शन दो दो बार तो रिपीट होनी है। एक बार प्रोडक्ट की तरफ फोकस करते हुए कि प्रोडक्ट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एक बार जो रिएक्टेंट यूज करें उसकी केमिकल रिएक्शन बन जाएगी बेटा। तो जितनी भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक में ये तो होता ही है बेटा कि सब रिएक्शन जो दो दो बार आएंगी आपकी। सुखराम, गुड इवनिंग बेटा। ओके, हो गया बेटा ये नोट। अच्छा, मैं एक एक बात लिखा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली इनके बारे में। वही बात आती है एडिशन किस तरीके से होता है। ये एडिशन का यूज मैंने आपको वैसे कहा था स्टीरियो केमिस्ट्री में समझाऊंगा, लेकिन लिख अभी लेना। देखो क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, मैंने H और H दोनों अलग अलग साइड से अटैच करा है, एक इस साइड से जा रहा है तो एक इस साइड से। एल्केन बनाते समय मैंने कहा था कि जब उसमें जो है कौन सी आपका एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म होती है तो सेम साइड से H जाते हैं। लेकिन बेटा Na इन लिक्विड अमोनिया में क्या होता है कि जो एडिशन होता है वो ऑपोजिट साइड से होता है, इसको एंटी एडिशन कहा जाता है। एंटी, एंटी भी कह सकते हो या ट्रांस भी कह सकते हो, TRANS, ट्रांस। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट को सही से बनाऊं इसके साथ, तो देखो 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 देखो, एक मिनट बता देता हूं, बता रहा हूं। इसमें इस एक कार्बन पैच इस साइड से आया होगा, दूसरे कार्बन पैच इस साइड से आया होगा, कहने का मतलब ये है हमारा बेटा। तो इसके लिए Na लिक्विड अमोनिया के साथ लिख लेंगे कि कौन सा एडिशन होता है। वे ऑफ एडिशन लिखो, वे ऑफ एडिशन इज एंटी और ट्रांस। वे ऑफ एडिशन इज एंटी और ट्रांस, एंटी और ट्रांस। और यहां पर बेटा लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ जो वे ऑफ एडिशन होता है ये इसका उल्टा है, ये एक ही साइड से अटैच कराता है दोनों H जो है, उसको सिन या सिस एडिशन कह सकते हैं। ये बस लिखकर छोड़ दो बच्चा, क्योंकि आपको बता रखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री तो अभी है नहीं, 12th में है, तो कम से कम ये चीज पहले से लिखी होनी चाहिए। इसका यूज क्या होता है, क्या मतलब है, वो बाद में बात करेंगे बेटा। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट के लिए लिख ले बेटा, वे ऑफ एडिशन लिखो बेटा, वे ऑफ एडिशन इज सिन और सिस, दोनों एक ही चीज है। सिन और सिस का मतलब है कि सेम साइड से H जाएंगे, आप लिख लो चाहे तो ब्रैकेट में सेम साइड। वे ऑफ एडिशन इज सिन और सिस, वे ऑफ एडिशन इज सिन और सिस, आप लिख लो चाहे तो ब्रैकेट में सेम साइड, दोनों H एक ही साइड से जाके अटैक करेंगे, सेम साइड। और एक पॉइंट बेटा, Na इन लिक्विड अमोनिया के बारे में एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा, ये जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है ना बेटा, ये हर टाइप की एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता बेटा। हर टाइप की एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता का मतलब क्या है, एक्चुअली में देखो बेटा दो टाइप की एल्काइन पॉसिबल है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। जरा ध्यान से देखो, एक ये कंपाउंड है हमारे पास, ये मैंने कंपाउंड बनाया है, एल्काइन कंपाउंड बनाया, और एक और एल्काइन कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, दोनों एल्काइन कंपाउंड है। कार्बन कार्बन से मतलब नहीं, ट्रिपल बॉन्ड की जरा पोजीशन को ध्यान से देखो। Na इन लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हैं, Na इन लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हैं। दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो बेटा कि दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो क्या डिफरेंस है, पहले वाले कंपाउंड में जो ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, वो ये कॉर्नर पोजीशन पर लगा हुआ है, टर्मिनल पोजीशन, इसको कहते हैं टर्मिनल एल्काइन। इसको क्या कहा जाता है, बोलो भाई, इसको कहते हैं टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइन। और जो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया था, इन जिसके दोनों तरफ जो है कार्बन कार्बन पार्ट आ गया, नॉर्मल कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन, इसको कहते हैं बेटा इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। समझ भाई मैं क्या बात कर रहा हूं, दो टाइप के एल्काइन की पोजीशंस हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस हो सकती है, टर्मिनल एल्काइंस, इंटरनल एल्काइंस। तो Na इन लिक्विड अमोनिया बेटा इंटरनल एल्काइन को रिड्यूस कर पाता है, टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता। नो रिडक्शन, नो रिडक्शन। इस पे कुछ और रिएक्शन दिखाता है, वो कभी बाद में बताऊंगा, वो फिर एल्काइन की रिएक्शन हो जाएगी, तो उस पर लिख दो नो रिडक्शन।
नीचे वाले को रिड्यूस करेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से कार्बन पार्ट से घिरा होना चाहिए बेटा। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि एनिल लिक्विड अमोनिया कैन रिड्यूस कौन सा वाला, इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। रेनू बेटा एल्काइन चैप्टर अभी जस्ट इसके बाद ही आएगा, ऐसी क्या बात पूछ रही तू? हाइड्रोकार्बन पूरा एक ही साथ होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन हो गया, एल्कीन चल रहा है, आज स्टार्ट हुआ है। अगली 4-5 क्लास में जैसे ही एल्काइन एल्कीन पूरा हो जाएगा, सॉरी, उसके बाद एल्काइन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एल्काइन वगैरह पूरा कर देंगे वो। हम आपको बता रहे लगभग होप्सो कि 15 मार्च तक सारा सिलेबस खत्म करके उसके बाद जो भी कुछ बचा हुआ दिन हो गए वो आप जो कुछ कहोगे रिवाइज करा दूंगा आपको बेटा। हाँ आकाश बेटा, आप जैसे 12th के स्टूडेंट्स हो बच्चा, तो आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा बेटा। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना बेटा, वहां पर सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा आपने, तो वहां देखना बेटा ये, ठीक है। ओके, नोट हो गया बेटा सबका। इस पर बाकी अभी कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ मत पूछो, क्योंकि ये सारी बातें जो है आगे की बातें हैं, कभी बाद में डिस्कस होगी। बस जो पॉइंट्स दिखा दिए, पॉइंट्स आपको अभी याद कर लेने बेटा, ठीक है। जहां पर चीजें एक्सप्लेन करने की होंगी वो मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। आगे बात करते हैं बेटा। ये तो हो गया एल्काइन के रिडक्शन से एल्कीन बनाने का तरीका, लेकिन बड़े स्पेशल रिड्यूसिंग रिएजेंट यहां पर लेने पड़े। अब एल्काइन के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है? एल्काइन के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है बोलो, क्या आता है? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से भी हम एल्कीन बना सकते हैं, यस। अब एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड पर जब रिडक्शन करोगे ना तो सीधे एल्केन बन जाता है। प्रॉब्लम यही है, एल्कीन पर रिएक्शन रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। मतलब कंपाउंड अगर रेडी हो गया रिएक्शन के लिए, एल्केन बनेगा, एल्कीन पे नहीं रुक पाता। एल्काइन से तो एल्कीन फिर भी बन गया, देखा होगा प्रैक्टिकली, रिएजेंट दो मिल गए हमको, सोडियम लिक्विड अमोनिया और लिंडलस कैटेलिस्ट। लेकिन एल्काइल हैलाइड से आपका जो है अगर रिडक्शन कराओगे तो एल्केन ही बनेगा बेटा, एल्कीन नहीं बन पाता। तो हमें रिडक्शन नहीं करना, कुछ और काम करेंगे। देखो क्या काम करेंगे, देखो देखो बात करते हैं क्या काम करेंगे बेटा। सो चलो लिखो, सेकंड क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स या बाई एल्काइल हैलाइड्स, जैसे भी लिखना चाहो। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अरे एक चीज देख रहे हो बेटा, एल्काइल हैलाइड्स कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं। हाँ, एल्काइल हैलाइड कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं, ये सबके सब याद रखना। फिर आगे जब 12th की क्लास होगी तो मेरा दिमाग मत खराब करने के, सब फिर से बता दो करके। फिर इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगे, कुछ नई रिएक्शंस लेके चलेंगे। देखो एल्केन टॉपिक में कितनी रिएक्शंस आ गई थी एल्काइल हैलाइड की, मैं आपको कल के लेक्चर में भी बता रहा था कि कितनी रिएक्शंस आ गई हैं। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो चुका है उसमें, उसके बाद वुर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोरेज हाउस सिंथेसिस, वो सब एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड थी। और एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी एक तरह से देखा जाए हमने बहुत डिटेल में करी। कैसे करी, उसका नाम हमने लिया था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इनिशिएशन, प्रोपिगेशन, टर्मिनेशन मैकेनिज्म भी मैंने सब बता दी थी, सब एक्सप्लोजन वगैरह सब बता दिया था बेटा। तो वो भी तो एल्काइल हैलाइड टॉपिक से रिलेटेड पार्ट था, वो एल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है। और ये एक तरह से कहना चाहिए एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि एल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन बना रहे हैं। यहाँ पर देखो कैसे बनेगा बेटा। मैंने पहली बात बोल दी, रिडक्शन मत कराना, रिडक्शन नहीं काम करेगा बेटा, वो एल्केन बना देगा। इसमें टेक्निक बदलते हैं। इसके अंदर दो तरीके हैं, पहला लेके चलते हैं बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स, आप सब पहले हेडिंग दो, उसके बाद समझाता हूं बेटा इसको। हेडिंग दो, तो हेडिंग दो, जल्दी 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 लिखो। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स, लिखो लिखो लिखो। एक्सप्लेन करता हूं उसको, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ मोनोहेलाइड्स लिखा बेटा? सुखराम बेटा आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? नोट्स बेटा, ये नोट्स आपको बनाने हैं बच्चा। नोट्स क्या होता है मुझे ये समझ में नहीं आता, बड़ा ही दुनिया में बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। नोट्स कहीं से मिलते हैं क्या?
मैंने तो आज तक 19 ईयर्स के करियर में नहीं देखा कि भाई जो है या जितना भी टाइम हो चुका है कि कहीं से नोट्स से मिलते हैं। नोट्स किसको बोलते हैं आप लोग? नोट्स जो आप लिखते हो कॉपी में उसी को नोट्स कहा जाता है ना, या किसी और के नोट्स आपको चाहिए? आप खुद लिखो, मैं लिखवाता हूँ क्लास में, पूरा टाइम भी देता हूँ लिखने का, नहीं तो मैं भी डिक्टेट करता हूँ, लिखवाता हूँ बेटा। आपको हाँ पुराने चैप्टर्स के नोट्स वैसे चाहिए जिसने लिखे हुए हैं, तो आप एक बार ग्रुप में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में किसी से बात कर लो बेटा कि कोई आपको नोट्स शेयर कर देगा पुराने चैप्टर्स के। आप अगर बात करो सर असाइनमेंट वगैरह कहां पर मिलेगा, वो एक अलग चीज है। आप मुझे लगता है हर चीज को नोट्स बोल देते हो। प्रैक्टिस असाइनमेंट जो है वेबसाइट पे अपलोड होते जाते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो बेटा। आपको जाके जो है वो मंथली जो कोर्स होता है उसको परचेज करना है। अभी तो सिर्फ ₹1 का कोर्स है, कुछ नहीं, मार्च बस लास्ट मंथ चल रहा है। हाँ भाई, मार्च का कोर्स बेटा पब्लिश हो चुका है, जिसको करना है देख लेना, ठीक है। सो उस पे सारे के सारे अपलोड कर देता हूं मैं असाइनमेंट, वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो बेटा। आकाश, बिल्कुल बिल्कुल आकाश, रुक जा बेटा, रुक जा, तेरा पढ़ा हुआ है बेटा, 11th के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे बताने दे बेटा। बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, पहले समझो बेटा क्या चीज है, देखो। मोनोहेलाइड्स क्या होता है बेटा? मोनोहेलाइड, मोनो मतलब सिंगल, अरे पता तो है ना आपको। मोनो, डाई, ट्राई क्या मतलब होता है? मोनो क्या होता है? सिंगल, जिसमें एक ही हेलोजन लगा होता है, उनको मोनोहेलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या चीज है बेटा? डी का मतलब क्या होता है बोलो? डी का मतलब क्या बताया था? अरे डी का मतलब रिमूवल, कंपाउंड से चीज को बाहर निकालने को डी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन बोलते ना, डिहाइड्रेट हो गया, बॉडी मेरी डिहाइड्रेट हो गई, यानी पानी निकल गया बाहर जो है। अब वो पानी आप कैसे भी निकाल दीजिए, वॉमिट हो गया तो भी बोलते हैं यार मैं बहुत डिहाइड्रेट हो गया आज तो, या बॉडी का पानी सूख गया समहाउ, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बोलते हैं डिहाइड्रेट फील कर रहा हूं मैं। तो डी का मतलब रिमूवल। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब हेलोजन। तो हमें हाइड्रोजन और हेलोजन, ये दो चीजें कंपाउंड से क्या करनी है? डी करनी है, मींस हटानी है। सो हैलाइड कंपाउंड है, उस हैलाइड से हेलोजन तोड़ देंगे। अब कोई चीज तोड़ोगे तो वैलेंसी गड़बड़ कर जाएगी उस कार्बन की, तो पास वाले कार्बन से H तोड़ देना। सब जब दोनों कार्बन से कुछ ना कुछ टूट जाएगा तो दोनों आपस में एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखो 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 कैसे होता है, देखो कैसे होता है, बात करते हैं। पहले तो मैं एक मोनोहेलाइड यहां पर ले लेता हूं बेटा, एक मोनोहेलाइड यहां पर ले लेता हूं, देखो। RCH, ऐसे लिख दूं, ClCH3। अरे आर से कंफ्यूज मत होना, कार्बन पड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ एक साइड का कार्बन डिस्प्ले किया है ऐसे। ये आपका मोनोहेलाइड कंपाउंड है, अग्री बेटा, है ना मोनोहेलाइड कंपाउंड। इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराया जाता है, रिएजेंट में लिख देता हूं साथ ही साथ बेटा, अल्कोहल प्लस KOH का मिक्सचर लेते हैं। अल्कोहल प्लस KOH या अल्कोहल प्लस NaOH भी लेते हैं, NaOH या KOH एक ही बात समझो बेटा। सो अल्कोहल प्लस KOH, इसको अल्कोहलिक KOH कहा जाता है। सो अल्टीमेटली ये कंपाउंड का रोल क्या होता है? इस रिएजेंट का रोल होता है कंपाउंड से H और हेलोजन हटा देना। ये आपका जो है क्या है? बाहर निकालने वाली प्रोसेस को एलिमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। देखो बेटा, रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं, मेन 3 टाइप की होती हैं आपकी। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है बेटा कि कंपाउंड पे कोई चीज आके अटैच हो जाती है, ऐड हो जाती है। एडिशन रिएक्शंस जनरली एल्कीन्स देते हैं और एल्काइंस देते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कंपाउंड है उसमें से कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाएगा, दूसरी चीज उसकी जगह पर आ जाएगी, यानी उसको रिप्लेस करा देगी, सब्स्टिट्यूट करा देगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन में हमने पढ़ी थी कल की क्लास में। हेलोजिनेशन, जिसमें H हट के Cl आ गया था। नाइट्रेशन, जिसमें H हट के NO2 आ गया था। सल्फोनेशन, जिसमें H हट के SO3H आ गया था। वो सब की सब आपके रिप्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी बेटा। और तीसरी रिएक्शंस होती एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेट करना। बोलते हैं ना कि भाई ये इस गेम से एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेट होने का मतलब क्या है? यानी निकल गया, बाहर चले गया, पूरी तरह से बाहर चले गया। अब जो बाहर चले गया उसकी जगह पे कोई आएगा नहीं। अगर उसकी जगह पे कोई आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना, एलिमिनेट का मतलब बस बाहर चले गया, बस उसकी जगह खाली हो गई बिल्कुल। तो यहां पर Cl या कंपाउंड से बाहर निकल जाता है। अब Cl टूटेगा तो पास वाले कार्बन से H भी तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? जरा समझो इस बात को बेटा। जो है इस कंपाउंड से Cl तोड़ा तो भाई इस कार्बन की वैलेंसी टूट गई, कम हो गई।
तो ये कहता है कि मैं अपनी वैलेंसी पूरी करूंगा, या तो मैं किसी और के साथ अटैचमेंट करूंगा, लेकिन ये अटैचमेंट वाली प्रोसेस नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन प्रोसेस है। तो पास वाला कार्बन कहता है कि मुझे अपना H भी हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई का Cl टूट गया भाई। सो दोनों का जब एक एक एटम टूट जाता है, एक एक बॉन्ड टूट जाता है, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। सो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में यहां पर बनाता हूं RCH डबल बॉन्ड CH2। तो कंपाउंड में हुआ क्या, यहां से H टूटा -H, और यहां से Cl टूटा -Cl। तो इसको कहा जाता है डी, माइनस का होता है डी बेटा, हाइड्रोहेलोजिनेशन। H और हेलोजन को बाहर निकाल देना। मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा बेटा अभी इसका, क्योंकि ये मैकेनिज्म हम कब करेंगे, एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में मुझे कम से कम मुझे लगता है 1 या 2 क्लास कम से कम लगेंगी। यस, हाँ, बहुत डिटेल है इसका। ये तो खाली अभी हम रिएक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सो इसमें आगे प्रोसेस आएंगी कुछ और, इसमें कुछ और कंसेप्ट आएंगे, तो आगे इसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको जो। सो कुछ एक दो पॉइंट यहां बताऊंगा, बट मैकेनिज्म अभी नहीं बताऊंगा बेटा, वो एल्काइल हैलाइड में बात करेंगे। जल्दी से रिएक्शन नोट कर लो सबके सब, चलो रिएक्शन नोट कर लो, रिएक्शन नोट करो बेटा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिएक्शन नोट कर लो। हाँ बेटा, जिसको कोर्स का डिटेल चाहिए बच्चा, जैसे स्टडी पोर्ट और IITN, आप लोग बेटा एक तो अपना नाम लिखा करो बेटा, अच्छा नहीं लगता ऐसे नाम लेना, प्रोफाइल नेम। हाँ बेटा, आपको अगर कोर्सेज का डिटेल चाहिए, पहली बार जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, तो उस समय मैंने कुछ डिस्प्ले किया था वहां पर, एक पोस्ट डिस्प्ले की है, उसमें देख लेना कि कब क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने 12th का किया था या 11th का किया था। 12th के जो नए बैच हैं, अगर आप 12th की बात करें बेटा, वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, और 11th के जो नए बैच हैं वो 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर 2 टाइप के बैच है, एक तो है पूरा फ्री क्लासेस चल रहा है, वो सबके लिए ओपन है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा जो बैच होगा बेटा, वो अप्रैल से जो स्टार्ट होगा या मई से जो स्टार्ट होगा, वो यूट्यूब स्पेशल बैच है, जिसका 199 पर मंथ फीस है। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। बस अभी 2 बैचेस अवेलेबल हैं। एक तीसरा बैच मैंने पहले अनाउंस किया था, बट वो बैच अब ओपन नहीं है किसी के लिए भी, वो बैचेस क्लोज हो चुके हैं। तो सिर्फ अभी 2 टाइप के बैच हैं, या तो फ्री बैच या यूट्यूब स्पेशल बैच, जिसका सिर्फ 199 पर मंथ है बेटा। बाकी किसी को कोई जानकारी चाहिए बेटा, तो डे टाइम में एक बार मुझे कॉल कर लेना, नंबर दिए हुए बेटा, मुझे कॉल कर लेना, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। स्नेहा कह रही कि सर मैकेनिज्म क्यों आते हैं। अब बेटा, मैकेनिज्म से रिलेटेड पॉइंट तभी तो मजा आएगा ना, नहीं तो खाली बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, स्कूल लेवल का क्वेश्चन क्या पूछेंगे, खाली रिएक्शन करो। मतलब रिएक्शन भी आएगी, पर थोड़ा अच्छे लेवल की बात करेंगे, वो तुम्हें डराएंगे, कंपाउंड ऐसा बना के दे देंगे, कुछ ऐसा फालतू सा कंपाउंड बनेंगे जिसको देख के डर जाओ। और दूसरी बात, जो मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे, जैसे रिएक्टिविटी वगैरह है, तो कहां से पता चलेगा, जब तक मैकेनिज्म नहीं पता, इंटरमीडिएट नहीं पता, तो हम रिएक्टिविटी कैसे बताएंगे बेटा जो है। लेकिन मैं यहां पर अभी कुछ पॉइंट बताने चाह रहा हूं बेटा, जरा इस पर ध्यान देना, इस चीज को, ठीक है, ध्यान दो जरा इस बात पे। देखो, ये तो एक नॉर्मल तरीके से रिएक्शन हो गई। अब सपोज करो कि जो आपका हैलाइड है वो इस तरीके का है। देखो सबके सब यहां पर फोकस करो, फोकस फोकस फोकस, फोकस नहीं खोना है। यहां पर देखो बेटा, ये एल्काइल हैलाइड है, इस पर हमने एल्कोहलिक KOH का यूज किया। आपने देखा भाई कि एल्कोहलिक KOH दिया तो सर ने कहा था एलिमिनेशन कराना है। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होनी, ई बोल लिख देता हूं मैं इसको शॉर्ट में, एलिमिनेशन रिएक्शन होनी। इसका काम होता है हैलाइड से हैलोजन और H को हटाना। पहले ये हैलोजन हटाता है, H बाद में हट जाता है अपने आप। मैकेनिज्म में समझाऊंगा फिर बाद में कभी कैसा होता है करके। सो अल्टीमेटली आयनिक मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है बेटा। मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म ही होती है, कैटायंस बनते हैं इसमें इंटरमीडिएट। आप समझ ही होंगे कैटायंस इंटरमीडिएट बनने का मतलब क्या होने वाला है अभी जो। अच्छा देखो, यहां पर प्रोडक्ट बनाना है, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है बेटा। क्या 2 पॉसिबिलिटीज है भाई, ठीक है, ये Cl तो तोड़ देंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन इस Cl के 2 पड़ोसी कार्बन है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। या तो H इससे हटेगा बेटा, या H इससे हटेगा, और दोनों अलग अलग टाइप के हैं, तो दोनों से H हटा के 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसा मैं आपको स्टार्टिंग से कराते जा रहा हूं ऑर्गेनिक में।
जीओसी में भी मैंने आपको कहीं पर या आइसोमेरिज्म में भी कहीं पर ये बात आपको समझाई थी कि 2 सिचुएशन या 3 सिचुएशंस होती है तो आपको सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर बनाना है, ये चलते जा रहा है हमारा बेटा। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कह सकते हैं। अरे कितनी बार बताया बेटा कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन। अरे इसमें फंक्शनल ग्रुप हैलाइड हो गया ना बेटा, तो ये अल्फा कार्बन। इसको बीटा कार्बन कह सकते हो, ये भी बीटा कार्बन है। ऐसा कर ले, अच्छा दोनों बीटा के अलग अलग नाम कर दें। चलो इसको बीटा डैश बोल देता हूं, ठीक है चलेगा ना, बीटा बीटा का, इसको बीटा डैश बोल दिया मैंने। तो या तो बीटा कार्बन से एच निकलेगा या बीटा डैश से एच निकलेगा, तो दोनों से एच निकाल के 2 एल्कीन का मिक्सचर आपको मिलेगा। तो बनाते हैं, चलो मैं बीटा से हटा रहा हूं। अगर बीटा से एच हटाओगे बेटा तो अल्टीमेटली देखो कैसे एल्कीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आगे का स्ट्रक्चर, राइट साइड का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपके पास एक एल्कीन, ठीक है, एक पॉसिबल एल्कीन ये आपके पास हो गया। दूसरी पॉसिबल एल्कीन क्या है बेटा आपके पास, हो सकता है कि बीटा डैश से एच निकल जाए, तो बीटा ऐसी रहेगा, बीटा डैश से एच निकलेगा तो इस अल्फा और बीटा डैश के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया बेटा। या तो यहां डबल बॉन्ड या फिर यहां पर डबल बॉन्ड, तो दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। नाम आप कर सकते हो आईपीसी नेम, उससे मुझे इतना मतलब नहीं, आपको आईपीसी एक बार एक्सपर्ट कर दिया है, ब्यूट 1 इन और ये ब्यूट 2 इन है, लिख दो चलो, अच्छा ब्यूट 1 इन और ये क्या है, ब्यूट 2 इन है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ये हो गया कि भाई प्रोडक्ट कितने बनेंगे। मेन क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में आता है, स्कूल में तो फालतू कुछ भी नहीं पूछने वाले, एंट्रेंस एग्जाम में जेईई या नीट में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा अच्छा ये बताओ भाई कि मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। अगर बता सकते हैं, आपको ये भी बताया था बेटा कि हर रिएक्शन का हमें आइडिया नहीं होता क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन जनरली अगर मेजर माइनर निकालना है और एल्कीन आ रहा है तो एल्कीन में मेजर माइनर निकालने का मैंने आपको एक टेक्निक बताया था, इन जनरल स्टेबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड करना कि जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी परसेंटेज भी ज्यादा बनेगी। जनरली ऐसा ही होता है जनरली, बट बार बार बोलना बेटा कि हार्ड एंड फास्ट रूल मत समझना कि ये नहीं कि सर ने कहा था कि जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल उसका परसेंटेज ज्यादा है वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, नहीं बेटा। मैं साफ बोल रहा हूं जनरली ऐसा होता है, ज्यादातर जगह पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर जगह पे ये बात फिट नहीं हो पाएगी। अभी फिलहाल फिट हो जाएगी, अभी भी फिट हो जाएगी। कौन सी एल्कीन स्टेबल है जल्दी से बताओ, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। मैं वेट कर रहा हूं आपके मैसेजेस का बेटा, जल्दी से बताओ कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल 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 स्नेहा बेटा स्टेबिलिटी बताओ, जल्दी से स्टेबिलिटी बताओ। हाँ विजित, हाइपर कॉन्जुगेशन जिंदाबाद। तभी तो एल्कीन पूछ रहा, एल्कीन में मैंने कहीं स्टेबिलिटी की बात करी क्या, बिल्कुल नहीं करी, बल्कि पूछा था आपने से किससे, तो मैंने डांट दिया था बेटा एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते हम ऐसे, जो है एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन से कवर हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। जल्दी से बॉडीगार्ड्स मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। हाँ ब्यूटेट्विन, रेनू, विजित ब्यूटविन, आकाश ब्यूटविन, स्नेहा ब्यूटविन, यस 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 करेक्ट 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 है, ब्यूटविन करेक्ट है। अरे भाई इसमें कितने अल्फा हैं, 2 अल्फा है, और इसमें कितने अल्फा हैं, 3+3। इसकी तो अच्छी प्रैक्टिस करी थी बेटा हम लोगों ने। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल एल्कीन है, मोर स्टेबल एल्कीन है। तो इस समय बेटा ये मेजर होगा, यानी इसका परसेंटेज या इसका प्रोपोर्शन ज्यादा बनेगा बेटा। इंडिकेट कर दो चलो जल्दी से, करो करो इंडिकेट कर दो, रिएक्शन भी नोट कर लो और इसको इंडिकेट भी कर दो बेटा। मोर स्टेबल मेजर होगा यहां पर, मोर स्टेबल एल्कीन जो यहां पर क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। मोर स्टेबल एल्कीन क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब ये बार बार ये बात बोलना बेटा कि जनरली लगेगा, बाकी मैं इसका एक्चुअल तरीका हैलाइड का जब चैप्टर पूरा मैकेनिज्म से समझाऊंगा तब जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी इसकी। अभी फिलहाल लिख लो, अभी फिलहाल लिख लो इसको, और नीचे लिख भी देना है। नीचे क्या लिखेंगे मैं लिखवाऊं, रिएक्शन नोट हो गया सबका, नोट हो गया ना रिएक्शन। चलो मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इन जनरल, इन जनरल मोर स्टेबल एल्कीन, more stable alkene is major, more stable alkene is major because
आगे लिखेंगे जरा बेटा, बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, लिखो बेटा, लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेट जेफ्स रूल। देखो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू सेट जेफ्स रूल। ये स्पेलिंग नोट कर लो जल्दी से, अकॉर्डिंग टू सेट जेफ्स रूल, सेट जेफ्स रूल। बताता हूं, अरे बताता हूं, नोट तो करो पहले। सेट जेफ्स रूल, अकॉर्डिंग टू सेट जेफ्स रूल। देखो सेट जेफ साहब ने क्या कहा था बेटा, कि अगर कोई एलिमिनेशन प्रोसेस है, ध्यान सुनो मेरी बात, एकदम एकदम फोकस करो, अगर कोई एलिमिनेशन प्रोसेस है तो H उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास पहले से H कम होते हैं। मैंने बहुत सिंपल वे में बोला है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिखवा भी दूंगा अभी बेटा। सेटजेफ रूल ये कहता है कि एलिमिनेशन प्रोसेस के समय, ड्यूरिंग एलिमिनेशन प्रोसेस, H वहां से निकलेगा, H उस बीटा कार्बन से निकलेगा जिस बीटा कार्बन पर H ऑलरेडी कम होते हैं, कम वाले को और कम कर देता है कंपाउंड। तो देखो यहां पर जरा दोनों बीटा पे ध्यान दो, किसके पास H कम है, दोनों बीटा पे फोकस करो जरा, किसके पास H कम है। देखो इसके पास 2 H है, इसके पास 3 H है, तो इसके पास कम है, तो सेटजेफ रूल ये कह रहा है कि जिसके पास कम है उसका और कम कर दो। ये से रूल बना दिया, लेकिन कहानी ये थी कि वो स्टेबिलिटी के बेसिस पर बताना चाह रहा था, क्योंकि इसको हटाने से जो कंपाउंड बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। यानी दोनों बातें इंटरलिंक्ड हैं आपके, लेकिन उसने एक अपना रूल बना दिया ऐसी, तो हमें उसको, उसका नाम बाइज्जत लिखना पड़ेगा। कोई साइंटिस्ट कोई रूल बना के गया है, भले ही वो रूल जो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। सो सेटजेफ रूल लिखेंगे सबके सब बेटा, चलो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में सेटजेफ रूल लिखेंगे, सेटजेफ्स रूल लिखो। ड्यूरिंग एलिमिनेशन प्रोसेस, लिखो बेटा, ड्यूरिंग एलिमिनेशन प्रोसेस, कॉमा, H is removed, H hydrogen, H is removed from that carbon, H is removed from that carbon which has lesser number of H, which has lesser number of H, यानी जिसके पास H कम होते हैं, लेसर नंबर ऑफ H। ये रूल याद रखना बेटा, यानी अगर कभी पूछा जाए कि भाई किसके रूल के अकॉर्डिंग आपने बताया है, तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग। और क्यों होता है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे ऐसा होता है। और बाकी डिटेल एल्काइल हाइड्राइड के चैप्टर में जिंदाबाद होगा, जब सर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। ठीक है बेटा, मतलब कुछ कुछ बातें बताते भी जा रहा हूं और कुछ कुछ बातें आगे के लिए भी रख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनो कुछ और बातें बेटा, यहां पर जो है और क्या बात करेंगे, सेटजेफ रूल वगैरह हो ही गया हमारा जो है, बस ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखाई देता हूं, चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछे जाए बेटा, एल्काइल हाइड्राइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एलिमिनेशन प्रोसेस, फॉर ई प्रोसेस, एलिमिनेशन प्रोसेस, मतलब ये एलिमिनेशन है, यही एलिमिनेशन नहीं है, आगे भी अभी और एलिमिनेशन प्रोसेस आने वाली है, तो उसके लिए यही लगेगा, रूल में यही लगेगा बेटा। इसलिए मैंने सेटजेफ रूल को एलिमिनेशन करके इंडिकेट किया, मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में सेटजेफ रूल लगता है, मैंने कहा सारी एलिमिनेशन प्रोसेस में सेटजेफ रूल लगता है। आगे बात समझो बेटा। सो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछे आपको जो है एल्काइल हैलाइड्स का बेटा फॉर एनी एलिमिनेशन प्रोसेस, तो ये जनरली याद रखना 3 डिग्री वाला मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अरे हैलाइड तो पता है ना, 3 डिग्री हैलाइड। अब ये बताया कि आपको आयनिक मैकेनिज्म होती है, इतना थोड़ा दिमाग लगा लो जल्दी से, मैंने नहीं भी बताया मैकेनिज्म जब 3 डिग्री वाला हैलाइड होगा तो उसमें 3 डिग्री कैटायन बनेगा, इसमें 2 डिग्री कैटायन बनेगा, इसमें 1 डिग्री कैटायन बनेगा। आपको पता ही है कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो, ये चीज हो गया। तो चलो अभी एनीवेज मैकेनिज्म की कोई बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये लिख लो, कभी आइज है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री में से 3 डिग्री का जो हैलाइड होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। ये है 3 डिग्री का हैलाइड, बनाना पड़ेगा क्या, अरे देखो देखो देखो, ये रहा बेटा 3 डिग्री का हैलाइड, ये ऐसे
ये 3 डिग्री का हैलाइड स्टार्टिंग से चल रहा है भाई, मेरे ख्याल से इंडक्टिव इफेक्ट से हम डिग्री 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 पढ़ते जा रहे हैं। ये हैलाइड की डिग्री वही होगी जो कार्बन की डिग्री है। ये कार्बन 3 डिग्री का है तो हैलाइड भी 3 डिग्री का। ऐसे हैलाइड बहुत जल्दी एलिमिनेट होते हैं, बहुत जल्दी एलिमिनेट होते हैं। उसके बाद 2 डिग्री का हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री का हैलाइड। आप इसको ऐसे याद करना, मैं एक तरीका बताऊं इसको याद करने का, डिग्री वगैरह भी छोड़ो। कंपाउंड जितना ज्यादा वेट वाला होगा, ये देखो 3 डिग्री में क्या है, भीड़ बहुत लग गई है, एक जगह पे भीड़ लगी हुई है पर जो एक ही कार्बन पे 3-3 कार्बन पार्ट आ गए, तो ये कंपाउंड ही कहता है अरे भैया मुझसे वेट कम कर दो। ऐसी बात मैंने पहले भी कभी की थी, मेरा वेट कम कर दो, मुझसे कोई आके अटैच मत हो, मुझसे एलिमिनेट कर दो, मैं जल्दी से एलिमिनेट होना चाहता हूं, मेरा लोड कम हो जाए, मेरे ऊपर बहुत क्राउडिंग हो गई है यहाँ पर जो है। तो जितना क्राउडेड स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, जितना क्राउडेड 3 डिग्री जैसे क्राउडेड है, तो जितना क्राउडेड स्ट्रक्चर होगा उसका एलिमिनेशन उतना फास्ट होता है। मैं जो एक एक बात बोलता हूँ, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, एक एक बात। अब उसको देखो मैं क्यों 2-3 बात अलग अलग बोलता हूं, क्योंकि आप कुछ भी तरीका लगा लो एग्जाम में आपके काम आएगा। या तो आप ऐसे याद कर लो, नहीं तो मैंने ये बताया कि सर ने याद बोलना कि याद रखना, सर ने कहा था कि जितना क्राउडेड स्ट्रक्चर होता है, जितना वेट ज्यादा, लोड बहुत होता है, वेट नहीं बोलेंगे, लोड बहुत होता है, नजदीक चीजें हो जाती हैं तो वो इरिटेट हो जाता है, कहता है यार मेरा लोड कम कर दो, तो वो जल्दी से फास्ट एलिमिनेशन दिखाना चाहता है। जितना सिंपल स्ट्रक्चर, देखो 1 डिग्री का हैलाइड ये रहा, ये रहा 1 डिग्री का हैलाइड, ये सिर्फ 1 डिग्री का है, कितना बेचारा ठीक ठाक बैठा हुआ है, ये कह रहा है यार मैं एलिमिनेशन आराम से करूंगा, मुझे कोई इतना ज्यादा मेरे ऊपर लोड नहीं है, बस यहां से एच हटाना, सीएल हटाना, कुछ नहीं, मेरे ऊपर बहुत सारे कार्बन नहीं है जो मुझे परेशान करे, मेरे सिर पर बोझ बने हुए हैं। सो 3 डिग्री पे जो है एलिमिनेशन सबसे फास्ट होता है। तो ये बात भी लिख लो जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी नोट करो जल्दी से, नोट करो 3 to 1, 3 to 1 जल्दी से नोट करो। और उसको दूसरे तरीके से भी लिख लो, मैंने क्या बोला अभी बेटा, मोर क्राउडेड स्ट्रक्चर, ऐसे लिख लो ना जैसे मैं बोल रहा हूं, मोर क्राउडेड, क्राउडेड मतलब भीड़, मोर क्राउडेड स्ट्रक्चर shows fast elimination, more crowded structure shows fast elimination, fast elimination। आकाश बेटा आपके जो क्वेश्चंस है ना बच्चा, ये हैलाइड में सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि बेटा इसमें ना क्या होती है, 2 टाइप की मैकेनिज्म होती है बेटा, तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बट थोड़ा सा वेट कर ले बेटा, हैलाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, या मुझे अलग से मैसेज कर देना तो मैं तुझे इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है बेटा। अभी बाकी 11th के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा इस पर। गीतेश जोशी बेटा कोई बात नहीं, कभी ना कभी हर कोई न्यू स्टूडेंट ही होता है, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ आकाश वही चीज बेटा, कि आयनिक मैकेनिज्म है तो रीअरेंजमेंट वगैरह होगा, ये सब चीज है ना बेटा, क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स को भी ये चीज पता नहीं है, इसलिए मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ बेटा। इसमें 2 अलग टाइप की मैकेनिज्म होती हैं, 2 मैकेनिज्म होती हैं। अब सुन के कुछ लोग सरप्राइज कर रहे होंगे, यस बेटा, इसमें 2 मैकेनिज्म चलती है, तो हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है किस कंपाउंड के साथ कौन सी मैकेनिज्म होगी, इसलिए मैं मैकेनिज्म अभी बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा इसकी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, मैंने जितनी बातें बताई अभी फिलहाल काम चलाने के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है बेटा, इतनी इतनी बातें भी याद करते चलोगे अच्छी बात है। चलो अब आगे चला जाए, क्या भी हमने मोनोहेलाइड का एलिमिनेशन करा के एल्कीन बना लिया, एल्कीन की प्रिपरेशन चलनी बेटा, भटक मत जाना क्या चल रहा है। अब बात करते हैं एक और, नंबर बी, हैलाइड से एक और तरीका है एल्कीन बनाने का। यस, हैलाइड से एल्कीन बनाने का एक और तरीका है, क्या तरीका है बेटा, कोई डाई हेलाइड लेकर भी आप जो है एल्कीन बना सकते हो, डाई हेलाइड से। अब ये तो मोनोहेलाइड से था, डाई हेलाइड से भी एल्कीन बना सकते हो, लिखो बाई डाई हेलाइड या फ्रॉम डाई हेलाइड, कुछ भी लिख लो बेटा, फ्रॉम डाई हेलाइड्स, फ्रॉम डाई हेलाइड्स, फ्रॉम डाई हेलाइड्स, डाई हेलाइड्स इंडिकेट करो जल्दी से बेटा, फ्रॉम डाई हेलाइड्स। अब जरा कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना, सबके सब बड़े ध्यान से सुनना बेटा। डाई हेलाइड एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं, पेन डाउन करो, सब यहां पर फोकस करो बेटा। डाई हेलाइड 2 टाइप के होते हैं, देखो कौन कौन से 2 टाइप में आपके सामने बना रहा हूं, देखना क्या 2 टाइप के डाई हेलाइड बना रहा, एक ये टाइप है, दूसरा टाइप देखो
और एक ये बेटा ऐसा कुछ डाइहैलाइड है। कुछ समझ में आया मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको? हैलोजन की पोजीशंस देखो, कार्बन हार्बन मत देखा करो सर इतने कार्बन उतने कार्बन, मुझे उससे मतलब नहीं बेटा, कार्बन वगैरह से नहीं। हैलोजन की पोजीशन देखो, ध्यान से देखो सबके सब, दोनों स्ट्रक्चर में। पहले वाले स्ट्रक्चर में जो हैलोजन है बेटा वो आसपास के कार्बन पे, पड़ोसी कार्बन पर है, ठीक है ना। और दूसरे स्ट्रक्चर में जो एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन आ गए, ठीक है। सो जब आसपास के कार्बन पे हैलोजन होते हैं, जब आसपास के कार्बन पे, नहीं इसको अल्फा बीटा या 1 2 हैलाइड्स बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो आप, किसी एक को अल्फा कह लो दूसरे को बीटा कह लो। अब ये तो हो नहीं सकता सर कि अल्फा किसको बीटा किसको, किसी एक को ग्रुप मान के, अल्फा तो खाली पोजीशन की नंबरिंग होती है ना बेटा, एक को अल्फा एक दूसरे को बीटा बोल सकते हो। तो जो आपके अल्फा बीटा डाइहैलाइड्स होते हैं, यानी आसपास के कार्बन पर जब हैलोजन लगे होते हैं, इस टाइप के डाइहैलाइड्स को कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल, या इसको शॉर्ट में लोग खाली VIC, विक बोल देते हैं, विक डाइहैलाइड्स, विसिनल और विक डाइहैलाइड्स। और जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन हो, मतलब ऐसा नहीं कि सर इस कार्बन पे इस कार्बन पे, फिर वो फालतू बात, यार इस कार्बन पे दो हैलोजन हो या इस कार्बन पे दो हैलोजन, किसी पे भी लग रहा है, तो ऐसे हैलाइड्स को कहा जाता है बेटा जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल, जेमिनल, या इसको शॉर्ट में लोग जेम बोल देते हैं, जेम, जेम डाइहैलाइड्स, एम, जेमिनल डाइहैलाइड्स बेटा। तो दो टाइप के डाइहैलाइड्स होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स और जेमिनल डाइहैलाइड्स। जल्दी से पहले दोनों टाइप सबके सब नोट करेंगे, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो भाई, नोट करो नोट करो नोट करो। आगे फिर कहानी बता रहा हूं, आगे कहानी बता रहा हूं। जेमिनल डाइहैलाइड्स यानी एक ही कार्बन पे आ गए तो जेम बन गया उनका, और जब अलग अलग आसपास के कार्बन पे है तो विक, विसिनल डाइहैलाइड्स। दो टाइप के डाइहैलाइड्स है। हाँ स्नेहा बेटा करेक्ट, यस 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 करेक्ट, आपने पहले लिख दिया था, लाफ्टर ने भी लिखा था जेमिनल, यस यस यस, ठीक है बेटा। आकाश नहीं बेटा, सेस और ट्रांस की बात नहीं कर रहा हूं बच्चा मैं, ये जेमिनल और इसकी स्क्रीन वो हो रहा है क्या बेटा? अरे एक मिनट, अब ठीक है आई थिंक। जेमिनल विसिनल नोट किया बेटा। अब देखो क्या होता है, यहां पर हम क्या कराने जा रहे हैं, हम हैलाइड को तोड़ने जा रहे हैं, दोनों हैलोजन को तोड़ने जा रहे हैं। सो इस जो मेथड का नाम है फ्रॉम डाइहैलाइड, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो क्या करना है हमको, दोनों हैलोजन को हटाना है। हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, डी, तो लिख दो डी हैलोजिनेशन। ये प्रोसेस का नाम है डी हैलोजिनेशन। इसमें सिर्फ हैलोजेंस हटेंगे, दोनों हैलोजेंस हटेंगे, डी हैलोजिनेशंस, डी हैलोजिनेशंस। दोनों काम में आ सकते हैं, दोनों काम में आ सकते हैं, दोनों से प्रोसेस या मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझा रहा हूं बेटा। देखो पहले विसिनल से समझो बेटा, विसिनल विक डाइहैलाइड से डीहैलोजिनेशन कैसे कराएंगे, नोट हो गया ना बेटा सबका, हो गया ना। चलो चलो ध्यान दो ध्यान दो, देखो 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 यहां पर देखो, मैं एक विसिनल डाइहैलाइड ले रहा हूं बेटा, RCHCl, एक इसके पास वाले कार्बन पे Cl लगा दो, इसके आगे कार्बन लगाना लगा दो, मैं इसी को खत्म कर देता हूं यहीं पर, चलो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएजेंट लिया जाता है जिंक, जिंक ले सकते हो आप, जो है सिल्वर भी ले सकते हो, मोटा मोटा जिंक याद रखो, आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन याद होगा, अरे फ्रैंकलिन रिएक्शन में हायर एल्कीन बनाया था जिंक लेकर, ऐसे यहां भी जिंक काम आ जाएगा। विसिनल डाइहैलाइड पे आप जो जिंक भी ले सकते हो बेटा, सिल्वर भी ले सकते हो, मैग्नीशियम भी ले सकते हो, और ये सिल्वर भी काम आ जाएगा, मैग्नीशियम भी काम आ जाएगा, जिंक तो मेरे ख्याल से इजीली याद कर सकते हो आप लोग। तो होता है क्या, देखो जिंक जो है दोनों क्लोरीन हटाने में काम आता है, आपको याद होगा ZnCl2, फ्रैंकलिन ड्रेन में ZnCl2 बनाया था ना, तो जिंक का रोल ही मेन ये होता है हैलोजन को हटा देना कंपाउंड से, ZnCl2 अलग हो गया इसमें से, तो ZnCl2 अलग हो गया, दोनों हैलोजन टूट गए, तो अल्टीमेटली आपको पता है बेटा दोनों का एक एक बॉन्ड टूट गया, बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन तैयार हो गया हमारा, RCH डबल बॉन्ड, प्लस करके कोई लिखता नहीं है, लिखना चाहो लिख दो, अच्छा नहीं लगता, ZnCl2 बन गया अलग बेटा, ये चीज हो गई, नोट करो, करो नोट करो जल्दी से नोट करो इसको, डीहैलोजिनेशन हो गया, जिंक और सिल्वर या मैग्नीशियम के साथ ये काम करा सकते हो बेटा,
फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक को मेरे ख्याल से किसमें, एल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं ना, जिंक एल्कोहल लिख लो बेटा, पूरा हो जाएगा रिएजेंट। एल्कोहल, जिंक एल्कोहल में डूबा हुआ होता है, सॉल्वेंट होता है उसके लिए। लिया था ना फ्रैंकलिन रिएक्शन में, अरे फ्रैंकलिन दो वुड्स की बात कर रहे थे, जिंक प्लस एल्कोहल लिया था ना बेटा, वहां पर एल्कोहल भी ले लो। एल्कोहल सॉल्वेंट तो चाहिए होगा, पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि एल्काइल हाइड की रिएक्शन हो रही है, तो जो मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म होगा, तो उन आयंस को डिसॉल्व कराने के लिए पोलर सॉल्वेंट यूज किया है हमने, जिंक प्लस एल्कोहल। एल्कोहल खाली सॉल्वेंट है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है बेटा, सिर्फ सॉल्वेंट है यहां पर। अच्छा अब देखो, जेमिनल डाइहाइलाइट से भी करा सकते हो। जेमिनल डाइहाइलाइट वही है जैसे आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन बताया था। फ्रैंकलिन रिएक्शन याद करो, याद करो सबके सब, दो मॉलिक्यूल लिए थे मैंने, हैलाइड किए, तो अल्टीमेटली जो है उससे हायर एल्केन बना दिया था। उसी तरीके से यहां पर काम होगा, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब मैं ले रहा हूं जेमिनल डाइहाइलाइट से, जेम डाइहाइलाइट से बता रहा हूं, जेम डाइहाइलाइट से। देखो जेम डाइहाइलाइड, छोटा कंपाउंड ले लो बेटा, छोटा, थोड़ा इजी रहेगा लिखने में। ये एक जेमिनल डाइहाइलाइड, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है। अब दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, जिंक को अब यहां पर बीच में लिख लो, और इसी के जैसा एक और मॉलिक्यूल यहां पर उल्टा करके लिख देते हैं, ताकि रिएक्शन को बनाने में हमें इजी रहेगा बेटा। याद आया, नहीं याद आया? अरे बार बार बोल रहा हूं, फ्रैंकलिन नोट्स में जाके पीछे देखो ना, उसमें मोनोहेलाइड लिया था, अब मैं डाइहेलाइड पे करा रहा हूं, तो एल्कीन बन जाएगा। वही रिएक्शन है बेटा, वही रिएक्शन है पूरा का पूरा, फ्रैंकलिन रिएक्शन है बेटा, कुछ नया नहीं है इसमें, फ्रैंकलिन रिएक्शन है बेटा ये। तो अल्कोहल का यूज कर लेना बेटा, सॉल्वेंट तो चाहिए ही होगा हमको। सो ZnCl2 यहां से अलग कर दो, ये दोनों Cl एक कार्बन से टूट गए, इसके एक कार्बन से दोनों Cl टूट गए, ये जिंक के साथ अलग हो जाएंगे। दो बॉन्ड इसके टूट के, दो बॉन्ड इसके टूट के, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा हमारा RCH डबल बॉन्ड CHR। ये हायर एल्कीन बना सकते हो इससे, देखा जाए तो डबल कार्बन हो गए। याद आ गया सब कुछ, डबल डबल की बात, कपलिंग रिएक्शन है बेटा, ये हायर एल्कीन बन सकता है, हायर एल्कीन बनेगा, जेमिनल से हायर बनेगा, हाँ वेसिनल से उतने ही कार्बन का एल्कीन बन जाएगा। नोट करो, चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। अरे इसको लिख लेना, फ्रैंकलिन रिएक्शन ही बेटा, जस्ट लाइक फ्रैंकलिन रिएक्शन। हालांकि फ्रैंकलिन रिएक्शन मोनोहेलाइड को बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हो आप, वही है ये आपका, जस्ट लाइक फ्रैंकलिन रिएक्शन। हाँ आकाश, वुड नहीं, फ्रैंकलिन रिएक्शन के जैसा दिख रहा है बेटा ये। अच्छा गितेश बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा कि मैं मैसेज आपका आप देख रहा हूँ, पता नहीं आप अभी हैं सुन रहे हैं मेरी बात को। आपने पूछा कि सर कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम दिस वीडियो और आई विल वॉच प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। हाँ बेटा देखो, आपने अगर इससे पहले की चीजें कर रखी तो ठीक है बेटा, बेटर होगा कि क्लासेस जैसे से चल रही हैं आप कंटिन्यू रखो। ये तो वैसे लास्ट एंडिंग है हमारे 11th के सिलेबस की, अप्रैल से नए बैच स्टार्ट होंगे जैसे मैंने आपको बता दिया बेटा। तो फिलहाल अभी आप इन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, पुरानी आपको अगर मैटर चाहिए बेटा, तो सारा कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बेटा, पुराने वीडियोस भी आप साथ साथ देखते हुए चल सकते हैं। हो रेनू बेटा, फिजिक्स बेटा कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए बच्चा, कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ बेटा कि आपको जो है तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है, चाहे मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है उनको PCM में, और जो बायो के स्टूडेंट है उनको PCB में बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है बेटा। सब्जेक्ट कोई भी वीक होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चा जो है। सो थोड़ा उसको इम्प्रूव करो बेटा, किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस ले लो बेटा। अब मैं किसी टीचर को ऐसे बोलूंगा नहीं कि कौन से टीचर हैं क्या है, वो आप देख लीजिए बेटा। मैं तो सिर्फ केमिस्ट्री लेता हूँ बेटा, बाकी थोड़ा ट्राई करो, किसी भी सब्जेक्ट को वीक नहीं होने देना है। देखो स्नेहा कितने कॉन्फिडेंट है, डोंट वरी कह रही है कि वी विल क्लियर, यस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है स्नेहा बेटा। रेनू बेटा क्या, बेटा अच्छा टेलीग्राम ग्रुप में बात कर लेना बच्चा, ठीक है, ग्रुप में बात कर लेना कि क्या चीजें करके वहां पर डिस्कस कर लेंगे बेटा। ये हो गया बेटा। सो ये हो गया आपका, जेमिनल से भी बना दिया, विसिनल से भी बना दिया, और मोनोहेलाइड का हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दिया बेटा। आज ही हमारी दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो पाई। पहली प्रिपरेशन कौन सी ली, देखो मैं एक बार फिर से रिव्यू करता हूं।
एल्काइन से हमने एल्कीन बनाया, ठीक है, कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग रिएजेंट लिए, जैसे लिक्विड अमोनिया वाला लिया और दूसरा लिंडलर्स कैटलिस्ट लिया। और सेकंड था एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने, जिसके अंदर दो अलग अलग तरीके हैं। मोनोहैलाइड से भी एल्कीन बना सकते हो बेटा, और डाइहैलाइड से भी एल्कीन बना सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया बेटा कि डाइहैलाइड दो टाइप के होते हैं, जेमिनल और विसिनल। हाँ, जो विसिनल डाइहैलाइड है तो वो उतने ही कार्बन का एल्कीन बनाएंगे, डीहैलोजिनेशन कराना है। लेकिन जेमिनल में दो मॉलिक्यूल, डबल मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो ये दो सीएल यहां से टूटेंगे, दो सीएल यहां से टूटेंगे, तब जाके आपका कोई हायर एल्कीन बन पाएगा। डबल कार्बन हो जाएंगे इसके अंदर बेटा। ये तो जस्ट लाइक कहना चाहिए फ्रैंकलिन रिएक्शन आपका हो गया है। सो टाइम भी हो गया बेटा, चलो कोई बात नहीं, आगे की रिएक्शन हो भी नहीं पाएगी अगर मैं 2-4 मिनट और भी लूं, बात नहीं बन पाएगी। इससे अगला चैप्टर कौन सा है जिससे हम प्रिपरेशन पूरी करेंगे? अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड के बाद अल्कोहल, तो यस बेटा, अल्कोहल से भी एल्कीन बनता है। लगभग लगभग ऐसी प्रिपरेशन है जैसे हमने एल्काइल हैलाइड में लिया था। सो वो कल के लेक्चर में उसको डिस्कस किया जाएगा। और ज्यादा इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है बेटा, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, बस वो समझो कि वो जो अल्कोहल वाला है बस वो लास्ट प्रिपरेशन है, एल्कीन बनाने की ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है। और कल के लेक्चर में इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस हमारे डिस्कस हो जाएंगी। मतलब केमिकल रिएक्शन सारी नहीं हो पाएंगे, मेरा कहने का था शुरुआत हो जाएगी उस चीज की, ठीक है। तो चलो बेटा, आज का लेक्चर पूरा करते हैं, यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। आप लोग को जिसको जो भी बात करनी बेटा, ग्रुप में एक बार मैसेज कर। अरे ग्रुप को मैंने आपके कम्युनिकेशन अभी फिलहाल अलाउ कर दिया है बेटा, उसको आप मुझसे बात कर सकते हो ग्रुप में, जो भी बात आपको करनी है, ठीक है बच्चों। चलो बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।